नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। वो सवाल जो आप रेगुलरली पोस्ट करते हैं मेरे वीडियोस पर और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको उनके आंसर्स दे पाऊं। तो लेते हैं आज का पहला सवाल जो पूछा है आकाश राय ने। आकाश का कहना है कि उनके क्रेडिट कार्ड से कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है और उन्होंने विद इन 10 मिनट्स उसकी कंप्लेंट कर दी है बैंक को। तो अब क्या होगा, उनके पैसे कब वापस मिलेंगे और उन्हें क्या करना होगा? उनका कार्ड भी ब्लॉक हो गया है। तो आकाश, जब आपके कार्ड पर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है और आप उसकी कंप्लेंट कर देते हैं और यह पाया जाता है कि उसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है या कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तो ऐसे केस में आरबीआई की गाइडलाइन है कि विद इन 10 वर्किंग डेज बैंक आपका अमाउंट रिवर्स करेगा। तो आप इसके लिए डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। यदि आपका बिल आ जाता है इस बीच में, अगर क्रेडिट कार्ड के बिल की ड्यू डेट है और बिल आता है, तो आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। और उससे पहले भी अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो अमाउंट दिखाई देगा जो अनऑथराइज हुआ है, आप उसके लिए डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। और साथ ही जैसा आपने बताया कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है, तो मुझे उम्मीद है कि यह अमाउंट रिवर्स हो जाएगा। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जोगिंदर सिंह ने। जोगिंदर जानना चाहते हैं कि एनपीएस में अकाउंट कैसे ओपन करें। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। एनपीएस में सबसे पहले आपको PRAN यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ये लेना होता है। ये जैसा कि नाम से मालूम चलता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, यानी कि वन टाइम ये लिया जाता है। उसके बाद आप रेगुलरली अपने अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये अकाउंट आप NSDL की साइट पर जाकर ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं और साथ ही आप इस अकाउंट को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, यानी कि बहुत सारे बैंक्स और कॉरपोरेट यानी कि ब्रोकर इसके लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बने हुए हैं। आप इसकी पूरी लिस्ट एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर पा सकते हैं और साथ ही NSDL की साइट पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। आप यदि ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो आप ENPS के जरिए यानी कि कार्वी या NSDL की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जॉय देव ने। जॉय जानना चाहते हैं कि अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी कैसी है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अपोलो म्यूनिक को अब HDFC अर्गो ने अक्वायर कर लिया है। तो यानी कि अपोलो म्यूनिक की जो भी पॉलिसीज थी, जो भी प्रोडक्ट्स थे, वो अब HDFC अर्गो के अंडर आ गए हैं। तो अब ये नाम जो है वो HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर हो गया है। और जहां तक इस प्लान का सवाल है तो यहां पर 5 लाख से 25 लाख तक का कवर अवेलेबल है इस प्लान में। और यहां पर जैसा कि नाम से मालूम चलता है रिस्टोर, यानी कि इसका मतलब यह है कि यदि जो ओरिजिनल सम इंश्योर्ड है उस पर क्लेम लिया जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इस केस में जो सम इंश्योर्ड है वो फिर से रीस्टोर हो जाता है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। और साथ ही यहां पर एक मल्टीप्लायर बेनिफिट भी है, यानी कि यदि क्लेम नहीं लेते हैं तो क्लेम फ्री ईयर के लिए यहां पर आपका सम इंश्योर्ड एक साल में 50% से बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, 10 लाख का सम इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी में लिया है और पूरे साल में कोई क्लेम नहीं आता, तो सब्सिक्वेंट ईयर में वो बढ़कर 15 लाख हो जाएगा। और अगले साल भी, अगली पॉलिसी ईयर में भी यदि कोई क्लेम नहीं आता है तो उसके अगले साल में वो फिर से 50% बढ़कर 20 लाख हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम वो 100% ऑफ द ओरिजिनल सम इंश्योर्ड तक बढ़ सकता है। तो 10 लाख की पॉलिसी इस तरह से 2 क्लेम फ्री ईयर्स निकल जाने के बाद 20 लाख की हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है। साथ ही यहां पर एक बेनिफिट ये भी है कि यदि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान सिंगल ऑक्यूपेंसी की जगह शेयरिंग रूम लिया जाए तो इस केस में पॉलिसी होल्डर को 1000 रुपीज पर डे का कैश बेनिफिट मिलता है, जो कि मैक्सिमम 6000 रुपीज तक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लान है। यदि आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मोहित यादव ने। वो कहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स हैं।
और ये जानना चाहते हैं कि ये फंड्स कैसे हैं, क्योंकि ये 1000 रुपीज़ पर मंथ की पर स्कीम SIP कर रहे हैं। तो आपके पास अच्छी स्कीम्स हैं। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन इसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पर इंटरनेशनल इक्विटी स्टॉक्स में भी एक्सपोजर है, तो आप इस स्कीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही जहाँ तक एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस स्मॉल कैप और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप्स, तो सारी स्कीम आपके पास स्मॉल कैप भी है, आपके पास में लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है, तो आप इन स्कीम के साथ अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है तुषार जगताप जी ने। वो जानना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो सीनियर सिटीजन्स वैसे तो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह के प्लान्स में एक बेनिफिट यह है कि यहाँ पर प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट अक्सर नहीं होता है, कुछ प्लान्स में हो सकता है, लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे अवेलेबल हैं जहां पर प्रपोजर के डिक्लेरेशन के आधार पर पॉलिसीज इशू होती हैं और साथ ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड भी यहां पर कंपैरेटिवली कम होता है। तो ऐसी एक पॉलिसी है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की, एक्टिव केयर। तो इस एक्टिव केयर में 3 वेरिएंट हैं, स्टैंडर्ड, क्लासिक और प्रीमियर, और यहां पर 55 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकता है। ये पॉलिसी 3 लाख से 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड के साथ ली जा सकती है, और यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ 586 डे केयर ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर होते हैं। साथ ही स्टार हेल्थ रेड कारपेट सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी एक अच्छी पॉलिसी है इस कैटेगरी में, और 60 ईयर्स से 75 ईयर्स के सीनियर सिटीजन्स इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि एक इंडिविजुअल पर्सन इस प्लान के लिए प्रपोज करता है तो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख हो सकता है। यदि फैमिली फ्लोटर बेसिस पर, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं और वो इस पॉलिसी के लिए प्रपोज करते हैं, तो उस केस में सम इंश्योर्ड 25 लाख तक हो सकता है। यहां पर को पेमेंट क्लॉज है, यानी कि जब भी कभी क्लेम अराइज होगा तो उस केस में टोटल एक्सपेंस का 30% पॉलिसी होल्डर को अपने पास से पे करना होगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इस प्लान में 1 ईयर के वेटिंग के बाद कवर हो सकती हैं। और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रविंद्र मदीवाल जी ने। उनका सवाल यह है कि उन्होंने 60 ईयर्स की एज से पहले अपना जॉब छोड़ दिया है, जॉब से रिजाइन कर दिया है, तो ऐसे केस में यदि वे NPS के सब्सक्राइबर हैं और अब क्योंकि उनकी सैलरी से जो कंट्रीब्यूशन जाता था वो रुक जाएगा, तो क्या वो यहां पर वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो रविंद्र जी, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो यह है कि आपने यदि रिटायरमेंट लिया है तो आप अब पेंशन भी पा सकते हैं। जितना भी अमाउंट आपका एक्यूमुलेट हुआ होगा उसके आधार पर आपकी पेंशन डिसाइड हो सकती है। और साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आप वॉलंटरली यहां पर कंट्रीब्यूट करें तो आप इस प्लान को, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो यदि आप इस वक्त पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मॉडल में हैं और अब आप ऑल सिटीजन मॉडल में इसे स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको ISS1 फॉर्म भरकर जमा करना होगा ताकि आपका ये अकाउंट जो कि अभी गवर्नमेंट मॉडल में है ये ऑल सिटीजन्स मॉडल में शिफ्ट हो जाएगा। और यदि आप कॉर्पोरेट मॉडल में हैं तब भी आप इसे ऑल सिटीजन्स मॉडल में शिफ्ट कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल पूछा है मानस मेटी ने। मानस का सवाल ये है कि उनके पोर्टफोलियो में मेरे एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड है और साथ ही मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है। वो जानना चाहते हैं कि 15 से 20 साल के नजरिए से ये पोर्टफोलियो कैसा है। तो आपने एक लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो कि फंड ऑफ फंड्स स्कीम है, इंडेक्स फंड है। साथ ही आपने एक हाइब्रिड इक्विटी में किया है और एक स्मॉल कैप में। यदि आपका नजरिया 15-20 साल का है और आपका डेट में दूसरा भी कोई इन्वेस्टमेंट है, चाहे म्यूचुअल फंड में ना हो पर फिक्स डिपॉजिट, PPF, इस तरह से आपने डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मेरी सलाह ये होगी कि यदि आप चाहें
तो हाइब्रिड फंड की जगह पर एक इक्विटी फंड को इंक्लूड कर लें, तो यहां पर आपके पास इंटरनेशनल फंड में एक्सपोजर नहीं है, तो आप इंटरनेशनल फंड कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज तीनों ही स्कीम जो आपके पोर्टफोलियो में है वो अच्छी हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में एक इंटरनेशनल फंड को पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना बेहतर होगा। तो अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है रविंद्र शर्मा जी ने। वो जानना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन को 80 DDB के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं बता दूं कि अंडर सेक्शन DDB कुछ स्पेसिफिक डिजीज के इलाज के लिए डिडक्शन मिलता है। इसके लिए फॉर्म नंबर 10I एक डॉक्टर से, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हिमेटोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट, जिस तरह की भी वो बीमारी है उससे संबंधित जो डॉक्टर हैं सरकारी अस्पताल के, उनसे आपको ये फॉर्म सर्टिफाई करा के लेना होगा, तब आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। तो आज मैंने कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही इसी तरह से अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। और दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।